नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं साइंस प्रैक्टिस सेट 12 और इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं कि अगर आपने इनमें से आधे भी कर लिए तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी पूरी है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, which one of the following is the correct sequence of the given substance in decreasing order of their densities? यानी हमने ये जो इनकी डेंसिटीज़ है उनके घटते क्रम में लगाने हैं। यानी जिसकी सब डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो टॉप में और जिसकी सबसे कम होगी वो नीचे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है गोल्ड की, फिर मरकरी की और फिर स्टील की। जो गोल्ड की डेंसिटी होती है वो होती है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो मरकरी की डेंसिटी होती है वो होती है 13.53 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और जो स्टील की डेंसिटी है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और डेंसिटी होता क्या है? ये होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, यानी जो बादल हैं वो आकाश में ये तैरते हैं किस वजह से? उनका जो टेम्परेचर है वो लो होता है, उनकी वेलोसिटी लो होती है, या प्रेशर लो होता है, या उनकी डेंसिटी लो होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेंसिटी। इनकी डेंसिटी हवा से भी कम होती है तो इसलिए ये एटमॉस्फेयर में तैरते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ये जो आप ऑप्टिकल फाइबर देखते हो तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या इंटरफेरेंस? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके जो और एग्जाम्पल हैं वो है जैसे कि मिराज का दिखना ये रेगिस्तान में, दूसरा है ये डायमंड का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ डायमंड, और ये एक और एग्जांपल, ये आपने शायद देखा भी हो कि जब कोई ग्लास टूट जाता है तो तब जो टूटा हुआ ग्लास होता है वो एक अलग की तरह से चमकता है। तो जो वो चमकता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और जो इसके ये बाकी की ये 3 टर्म्स हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में समझा रखी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, when water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius its volume become, यानी उस वॉल्यूम के क्या असर पड़ेगा? वो बढ़ेगी, घटेगी, कुछ नहीं होगा, या पहले ये घटेगी और फिर बढ़ेगी? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उसकी वॉल्यूम पहले तो घटेगी और फिर बढ़ेगी। जैसे हम उसे गर्म करना चालू करेंगे 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी वॉल्यूम कम होगी। और फिर जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक मतलब और गर्म होगा तो जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो रैंडमली घूमना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो उनके बीच का ये इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और उसकी ये वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, यानी इनमें से
किस में ये जो साउंड की स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है वुड, यानी लकड़ी में इनमें से ज़्यादा साउंड की स्पीड होगी। जो इसमें स्पीड होगी वो होगी 3300 से लेके 3600 मीटर पर सेकंड इतनी होगी। और जो वाटर है इसमें साउंड की स्पीड होती है तकरीबन 97 मीटर पर सेकंड इतनी। और जो एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस है इसमें जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 386 मीटर पर सेकंड। और जो एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस है इसमें साउंड की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इसमें ये हर एक चीज़ की ये साउंड स्पीड याद करनी ज़रूरी नहीं है, इसमें बस अंदाज़ा होना चाहिए कि जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। तो अगर आप उस हिसाब से भी देखते तो इसका आंसर वुड ही होता है। ये ज़्यादा ये फैक्चुअल डाटा याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए आपको कि साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। और सॉलिड में भी अगर साउंड की स्पीड देखा जाए तो वो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगला क्वेश्चन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज़ बेसिकली है, यानी जो हम घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं वो कौन सी होती है? सीरीज कनेक्शन होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं, और ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर ये कमरों के अंदर पैरेलल होता है और बाकी सब सीरीज में होते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन करते क्यों हैं हम? क्योंकि जो हमारे भी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना उनमें आपने देखा भी होगा वो सब चलते हैं 220 से 230 वोल्ट तक, ठीक। और जो पैरेलल कनेक्शन है इसमें वोल्टेज सेम रहती है। तो इसी वजह से जितने भी ये घर के वायरिंग कनेक्शन होते हैं वो सारे पैरेलल में होते हैं। और जो सीरीज कनेक्शन है इसमें करंट सेम रहता है और इसकी और वोल्टेज डिवाइड होती है आपस में। और ये पैरेलल में वोल्टेज तो सेम थी पर करंट डिवाइड होता है। इसी वजह से जो भी घरों में इलेक्ट्रिकल ये वायरिंग होती है उसमें हम ये पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। जो ये आयरन है ये है फेरोमैग्नेटिक। और जो हाइड्रोजन है ये है डायामैग्नेटिक। और ये नाइट्रोजन है ये भी है डायामैग्नेटिक। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फ्यूज के लिए सही है? पहली है इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन स्विच, कि वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं मेन स्विच के। तो जो इसका ये ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। दूसरी ऑप्शन है इट इज़ मेड मेनली फ्रॉम सिल्वर अलॉय, कि वो सिल्वर अलॉय से बने होते हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि वो बने होते हैं लेड और टिन के। और तीसरी स्टेटमेंट इट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो चौथी स्टेटमेंट उसे देखते हैं,
इट मस्ट हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो ये भी गलत है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना डिस्टेंस होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, धरती से लेके जो सूरज तक का डिस्टेंस है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगला क्वेश्चन, अ ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, यानी जो ब्लैक होल होते हैं कि वो अपनी जो रेडिएशंस होती हैं उनको भी बाहर नहीं आने देते। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से बाहर नहीं आने देते? उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, साइज़ बड़ा होता है, या डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, या डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो डेंसिटी होती है ये होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर हमें डेंसिटी बढ़ानी है तो या तो हमें मास बढ़ाना पड़ेगा या वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्लैक होल है इसका जो मास होता है ये तो होता है फाइनाइट, यानी एक सीमित ही होता है, पर जो इसकी वॉल्यूम होती है ये होती है ज़ीरो के आसपास बिल्कुल, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 इज जनरली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स, इन जो कोबाल्ट 60 है इसको हम रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एमिट करता है गामा रेज। और जो कोबाल्ट 60 है ये किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और ये मैंने जो पिछली वीडियोस है उसमें करवा भी रखा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट, यानी जो व्हीकल हाइड्रोजन से चलते हैं उनमें एग्जॉस्ट क्या होता है? वो NH3, CH4, H2O या H2O2। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाटर। तो अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, यानी जो हैवी वाटर होता है उसका न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है, तो अब आपका काम है कि कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म अमेलगम, यानी इनमें से कौन सा मेटल है जो कि अमेलगम नहीं बनाएगा? पहले तो ये अमेलगम होता क्या है? ये होता है एलॉय ऑफ मरकरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन, यानी मरकरी आयरन के साथ एलॉय नहीं बनाता, और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से मरकरी को हम आयरन में स्टोर करके रखते हैं। मरकरी इज स्टोर्ड इन आयरन। तो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, यानी इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि बहुत हार्ड भी है और डक्टाइल भी है? जो डक्टाइल है ये होता है, हम ये मेटल से वायर में कन्वर्ट करना। तो इनमें से कौन सा है जो कि बहुत हार्ड भी है और डक्टाइल भी है? तो वो है नाइक्रोम। ये अलॉय होता है निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, इसका अलॉय होता है और यूज्ड आता है एज अ रेजिस्टेंस वायर। जो आपने ये
इलेक्ट्रिकल स्टोव देखे होंगे, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर वूल, यानी इनमें से किसे फिलोसफर वूल कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है जिंक ऑक्साइड, यानी इसे हम फिलोसफर वूल कहते हैं। और ये होता है एक वाइट पाउडर सा होता है। और ये काम आता है कॉस्मेटिक गिलास और इंक इंडस्ट्री में। तो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, यानी इनमें से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। आर्गन को, नियोन को, जेनोन को, या नाइट्रस ऑक्साइड को। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेनोन। क्योंकि जो जेनोन है इसका जो ग्रीक में मीनिंग है वो होता है स्ट्रेंज, यानी जेनोन को हम ग्रीक में स्ट्रेंज कहते हैं। और ये जेनोन बहुत ही कम रिएक्टिव गैस है, यानी वेरी अनरिएक्टिव गैस। तो अगले क्वेश्चन की ओर, एथलीट फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये जो एथलीट फुट डिजीज है वो किस वजह से होती है। बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, या नीमाटोड की वजह से। तो जो इसका सही आंसर है वो है ये फंगस की वजह से। और जो इसका पैथोजन होता है उसे हम कहते हैं टेनिया पेडिस। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेज आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, यानी इनमें से कौन से टाइप के रे हैं जो कि हमारे पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विजिबल रेज। जो ये हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनको फोटोसिंथेसिस के लिए ये 0.4 माइक्रोन से लेके 0.7 माइक्रोन तक की वेवलेंथ को चाहिए होती है। तो और ये वेवलेंथ सिर्फ विजिबल रेज की ही होती है। तो अगला क्वेश्चन, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, यानी जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है वो हम किस चीज़ में नापते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिलीग्राम यहाँ पे पर आएगा। यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगला क्वेश्चन, अ पाउच ऑफ सिलिका जेल इज पुट इन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बिकॉज सिलिका इज, यानी आपने देखा होगा कि जो हम जूते या कोई इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह लेते हैं तो उसमें एक छोटा सा एक पाउच निकलता है, सिलिका जेल बोलते हैं उसे। तो वो किस चीज़ के लिए रखा होता है, और वो रखा होता है यानी एब्जॉर्ब, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग, यानी इनमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि हमारी स्वेलिंग और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। वो है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये जो सेरिबेलम है ये मेंटेन करता है पोस्चर को, और जो सेरिबरम है ये जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। और जो ये पोन्स हैं ये एक लिंक होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, जो ज्वाइंट होता है उसे हम पोन्स कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ ह्यूमन सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा ह्यूमन सिस्टम का ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ये ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रिन है, टाइलिन है, या पेप्सिन है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन है एक्चुअली, जो हेल्प करता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ब्लड, यानी
यानी और जो बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, इनके सिक्रीशन में ये मदद करता है गैस्ट्रिन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।